अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने इससे पहले की वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का पार्ट 1 कंप्लीट किया, देन पार्ट 2 कंप्लीट किया। आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का पार्ट नंबर 3। ठीक है, ये फेडरेशन से डील करता है, द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। इसमें हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल असेंबली और सेनेट के बारे में। तो ये आपका जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पार्ट 3 जो है ये है हमारा द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। इसका जो चैप्टर 1 है वो डील करता है प्रेसिडेंट से। ठीक है, प्रेसिडेंट। अब इसका जो आर्टिकल नंबर 41 है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 41 का 1 ये है द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, तो जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, तो हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है ये होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, पीएम। और जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है हेड ऑफ स्टेट। ओके, तो प्रेसिडेंट क्या होगा? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु शैल बी द हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, एंड शैल रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक। और किसको रिप्रेजेंट करेगा ये? यूनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इसके अलावा प्रेसिडेंट के लिए जो है वो कौन कौन सी यहाँ पे कंडीशंस हैं, तो ये टू में बताते हैं कि अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट अनलेस ही इज अ मुस्लिम। ठीक है, पहली बात तो ये है कि वो मुसलमान होना चाहिए, मुस्लिम हो, ऑफ नॉट लेस देन 45 years ऑफ एज। ठीक है, कम से कम उसकी एज कितनी हो? 45 years हो। एंड इज क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। ठीक है, और कम से कम मतलब वो क्या बन सकता हो? नेशनल असेंबली का मेंबर, मतलब एमएनए बन सकता हो कम से कम। तो ये प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने मतलब ये कंडीशंस है। इसके बाद द president shall be elected in accordance with the provisions of the second schedule by the members of electoral college। अच्छा, प्रेसिडेंट को, अब प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे होता है? तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, ठीक है, कौन कौन करता है? द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस। अब दो हाउसेस कौन कौन से हैं? ठीक है, ये दो हाउसेस कौन कौन से हैं? एक है नेशनल असेंबली, ठीक है, एक कौन सा है? नेशनल असेंबली। और दूसरा, हमारे जो दो हाउसेस हैं वो कौन से हैं? एक है नेशनल असेंबली और दूसरा सेनेट। क्या? नेशनल असेंबली और सेनेट। तो प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होता है बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस एंड द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। ठीक है, प्रोविंशियल असेंबलीज के द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। और जो सेनेट होता है ना, वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज दोनों से बनता है, मतलब सेनेट जो है। और प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस। ठीक है, दो हाउसेस नेशनल असेंबली और सेनेट, और दूसरा द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। ये जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, ये वाला द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, तो इसके भी दो पार्ट्स हैं। मतलब एक में आ जाता है प्रेसिडेंट और दूसरे में आता है पार्लियामेंट। ठीक है, एक में प्रेसिडेंट और एक, दो ऑर्गेन्स हैं इसके द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के, टू ऑर्गेन्स हैं। वन इज प्रेसिडेंट एंड द अदर इज पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में क्या आते हैं? हमारे दोनों हाउसेज आ जाते हैं, मजलिस शोरा। ठीक है, नेशनल असेंबली और सेनेट। अच्छा, उसके बाद क्या है? इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड नॉट अर्लियर देन 60 days and not later than 30 days before the expiration of the term। मतलब कि 5 साल टर्म होती है, ठीक है, और जब 5 साल पूरे हो रहे हैं
वो यही कह रहे हैं ना, इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी हैड नॉट अर्लियर देन 60 डेज, मतलब कि वो जब वो उसके 5 साल पूरे हो रहे हैं तो उससे ना तो 60 दिन पहले इलेक्शन हो सकते हैं एंड नॉट लेटर देन 30 डेज, और जब वो एक्सपायर हो जाए उसकी टर्म तो फिर 30 डेज से ज्यादा लेट नहीं होगा। ठीक है, ये है। फिर an election to fill a vacancy in the office of the president shall be held not later than 30 days from the occurrence of the vacancy। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इफ द इलेक्शन कैन नॉट बी हेल्ड विद इन द पीरियड बिकॉज द नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व। मतलब अगर किसी वजह से कोई इलेक्शन नहीं हो रहे हैं या नेशनल असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, तो फिर भी क्या होगा कि इट शैल बी हेल्ड विद इन द 30 डेज जनरल, मतलब ये भी 30 डेज के अंदर अंदर इसका ये होगा सारा प्रोसीजर। And the validity of the election of the president shall not be called in question or before any court or other authority। अब ये जो इलेक्शंस होते हैं ये सदर के, ठीक है, इसे किसी भी कोर्ट के सामने जो है वो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, मतलब इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एक दफा मैं इसको थोड़ा सा और, मतलब इसमें हमारे पास ये था कि ये जो प्रेसिडेंट है ये हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो हमारे पास पीएम होता है। और जो प्रेसिडेंट होगा उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं कि एक तो वो मुस्लिम हो, 45 ईयर्स उसकी कम से कम एज हो, और वो एज अ नेशनल असेंबली का मेंबर इलेक्ट हो सकता हो। और दूसरा ये है कि प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस। ठीक है, दो हाउसेस में आ जाएगा हमारे पास नेशनल असेंबली और सेनेट एंड द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। ये सारे आपसे इसमें से ऑप्शंस बन सकते हैं। और दूसरा ये था कि 5 साल टर्म होती है, और जब 5 साल पूरे हो रहे हैं तो ना तो उसकी टर्म खत्म होने से 60 दिन पहले इलेक्शंस कराए जा सकते हैं और ना बाद में 30 दिन देर से। तो ये भी आपने याद रखना है। और इसके जो इलेक्शंस हैं, मतलब अगर कोई भी किसी भी वजह से अगर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है या कोई भी है, तो तब तक यही प्रेसिडेंट रहेगा। ठीक है, और इसके इलेक्शंस को जो है सदर के इलेक्शंस को किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज हम नहीं कर सकते। इसके बाद आर्टिकल नंबर 42 है। आर्टिकल नंबर 42 किसके साथ डील करता है? आर्टिकल नंबर 42 डील करता है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। ओथ मतलब हल्फ। ठीक है, हल्फ किसके सामने लेता है? प्रेसिडेंट। बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल मेक बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये भी आपने याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये चीफ जस्टिस के सामने हल्फ लेता है। फिर आर्टिकल नंबर 43 है द कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। ठीक है, द प्रेसिडेंट shall not hold any office of profit in the service of Pakistan or occupy any other position carrying the right to nomination for the rendering of the services। मतलब कि जो प्रेसिडेंट है, वो जब प्रेसिडेंट है तो वो फिर और कोई भी जो वो पोजीशन है वो होल्ड नहीं कर सकता। और इसका जो ये टू है ये डील करता है द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ मजलिस शोरा एंड इफ अ मेंबर ऑफ मजलिस शोरा प्रोविंशियल असेंबली इज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट हिज सीट as case may be the provincial assembly shall become vacant on the day he enters upon his office। इसका मतलब ये है कि पहले तो ये बात है कि अब वो कैंडिडेट नहीं हो सकता फॉर एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, या फिर प्रोविंशियल असेंबली। और दूसरी बात यह है कि अगर वो मजलिस शोरा या पार्लियामेंट या प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर है, ठीक है, तो जब वो अपने ऑफिस में एंटर हो रहा है, मतलब वो प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट हो चुका है, तो अब उसे वो अपनी जो एमएनए वाली सीट है या एमपीए वाली सीट है वो अब उसको छोड़ना होगा। ठीक है, अब वो उस पोजीशन को छोड़ देगा, मतलब वो प्रेसिडेंट के अलावा कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता। इसी तरह आर्टिकल नंबर 44 है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। कितने साल टर्म होती है? सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, 5 साल टर्म होती है, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 साल इसकी टर्म होती है। ओके, उसके बाद है प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट शैल नॉट विथस्टैंड एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर अपॉन हिज ऑफिस।
फिर है subject to the constitution, a person holding office as a president shall be eligible for re-election to that office, but no person shall hold that office for more than 2 consecutive terms. मतलब कि एक प्रेसिडेंट है, अब वो दूसरी दफा प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसके ऊपर री-इलेक्ट हो सकता है, लेकिन नॉट मोर देन 2 consecutive टर्म्स, मतलब 2 consecutive टर्म से ज्यादा वो इलेक्ट नहीं होगा, मतलब सिर्फ 2 दफा ही वो, मतलब अभी वो प्रेसिडेंट है, फिर अगले 5 साल के लिए भी वही प्रेसिडेंट है, लेकिन इससे ज्यादा वो जो है वो इस पे इलेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, नॉट मोर देन 2 consecutive टर्म्स। अच्छा, तो अब प्रेसिडेंट जो है अगर उसने अपना इस्तीफा देना है तो वो किसको देगा? द प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली रिजाइन हिज ऑफिस। मतलब जो प्रेसिडेंट है वो अपना जो इस्तीफा देगा वो किसको देगा? स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली को, ठीक है, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली को वो अपना इस्तीफा देगा, अपना रेजिग्नेशन देगा। फिर इसी तरह आर्टिकल नंबर 45 है, आर्टिकल नंबर 45 जो है वो डील करता है प्रेसिडेंट पावर्स टू ग्रांट पार्डन। मतलब जो एक प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है, वो मतलब किसी की सजा जो है वो, द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव एंड रिस्पाइट एंड टू रेमिट, सस्पेंड और कम्यूट एनी सेंटेंस पास बाय एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी। मतलब कि अगर किसी शख्स को कोई सजा हुई हुई है तो जो प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है कि वो उसकी उस सजा को जो है वो खत्म कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, ठीक है, अगर उसे किसी भी जो है वो कोर्ट ने कोई सजा दी हुई है। फिर आर्टिकल नंबर 46 है, आर्टिकल नंबर 46 डील करता है द प्राइम मिनिस्टर शैल कीप द प्रेसिडेंट टू बी केप्ट इन्फॉर्म्ड, ठीक है, the Prime Minister shall keep the President informed on all the matters of internal and foreign policy and on all legislative proposals the federal government intends to bring before Majlis Shura। मतलब जो पीएम है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट को जितने भी मैटर्स हैं इंटरनल और पॉलिसी के मुतालिक वो सबके बारे में क्या करेगा? इन्फॉर्म रखेगा, पीएम का काम। आर्टिकल नंबर 47 है रिमूवल फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब सदर को कैसे हटाया जा सकता है, मतलब ये इसके बारे में ये डील करता है, ठीक है, इम्पीचमेंट से ये डील करता है। मतलब इसको भी जो है ना वो 5 साल से पहले हटाया जा सकता है। Notwithstanding anything contained in the Constitution, the President may, in accordance with the provision of this article, be removed from the office, ठीक है, मतलब अगर वो फिजिकली ठीक नहीं है या उसकी डेथ हो, सॉरी, फिजिकली ठीक नहीं है या उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है या उसने कोई भी मिसकंडक्ट किया है या वायलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसको हटाया जा सकता है। फिर ये सेकंड है कि नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ आइदर हाउस मे गिव टू द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली और एज द केस मे बी द चेयरमैन रिटन नोटिस ऑफ इट्स इंटेंशन टू मूव अ रेजोल्यूशन। मतलब क्या होगा कि इसमें ये होगा कि जो रेजोल्यूशन पास की जाती है ना, मतलब सदर को हटाने के लिए, उसमें 1/2 मेंबर्स की मतलब वोटिंग जरूरी है, मतलब 1/2 फ्रॉम द आइदर हाउस, ठीक है, आइदर हाउस में नेशनल असेंबली या सेनेट आ सकता है, मतलब उसके लिए 1/2 मेंबर्स जरूरी है, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब वो क्या होगा, नेशनल असेंबली के स्पीकर के पास जाएगा, फिर उसके बाद इफ अ नोटिस अंडर क्लॉज 2 इज रिसीव्ड बाय द चेयरमैन ही शैल ट्रांसमिट इट फोर्थविथ टू द स्पीकर। अब क्या होगा कि अब ये मिल गया है तो वो क्या करेगा, ये ट्रांसमिट करेगा स्पीकर को, ठीक है, चेयरमैन सेनेट जो है। फिर स्पीकर क्या करेगा, अब स्पीकर को जब नोटिस मिल गया है विद इन द 3 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ नोटिस काज अ कॉपी ऑफ द नोटिस टू बी ट्रांसमिटेड टू द प्रेसिडेंट।
अब अगर स्पीकर को नोटिस मिल गया है तो उसने 3 दिन के अंदर प्रेसिडेंट को बताना है कि उसे मतलब ये उसकी रिमूवल का नोटिस मिला है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी कि मतलब ये जो पहले ये था ना, इसमें ये था कि 1/2 मेंबरशिप से मतलब उसको हटाया जाएगा ऑफ द आइडर हाउस। अब वो चेयरमैन सेनेट के पास पहले मतलब रिटर्न जाएगा, वो उसको स्पीकर के पास पास करेगा और फिर वहां से प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ठीक है, मतलब स्पीकर को जब नोटिस मिलता है ना तो उसने भी 3 डेज के अंदर अंदर प्रेसिडेंट को पहुंचाना होता है कि उसको ये नोटिस मिला है। अब स्पीकर क्या करेगा, अब स्पीकर जो है वो दोनों हाउसेस की मीटिंग को बुलाएगा। द स्पीकर शैल समन द टू हाउसेस टू मीट इन अ जॉइंट सिटिंग not earlier than 7 days and not later than 14 days after the receipt of notice by him। अब जो स्पीकर को मिला है, अब स्पीकर जो है दोनों हाउसेस को मीटिंग पर बुला रहा है, तो ना 7 दिन से पहले मतलब जो उसको नोटिस मिला है उससे पहले बुला सकता है, और ना 14 दिन लेट कर सकता है उस नोटिस के बाद। फिर अब उस मीटिंग में डिस्कस होगा कि अगर तो वो कसूरवार ठहरता है तो फिर उसको 2/3 की वोटिंग से, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी से उसको हटाया जा सकता है। अब प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वो मतलब अपेयर हो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, एंड इफ आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर वो रेजोल्यूशन पास हो जाती है, ठीक है, तो फिर वो 2/3 मेजोरिटी से मतलब वो पास हो। ठीक है, मतलब 2/3 मेजोरिटी से फिर उसको हटा दिया जाए। आर्टिकल नंबर 48 डील करता है प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस। इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। मतलब अब जब पीएम उसको एडवाइस करेगा, ठीक है, अपनी काबीना के जरिए कहेगा, तो उस पर फिर सदर को जरूर अमल करना होगा। Provided that within 15 days the president may require the cabinet, or as the case may be, the prime minister to reconsider such advice, either generally or otherwise, and the president shall act in accordance with the advice standard after such reconsideration। ठीक है, अब वो 15 डेज में मतलब विद इन 15 डेज प्रेसिडेंट ये है कि वो कह सकता है कि प्राइम मिनिस्टर को कि रिकंसिडर किया जाए इस एडवाइस को। लेकिन उसके बाद, ठीक है, उसके बाद 10 दिन बाद, ठीक है, उसे प्रेसिडेंट को जो है आफ्टर रिकंसिडरेशन उसको उस पे एक्ट करना पड़ेगा। ओके, या अब जो भी फैसला होगा, ठीक है, उस एडवाइस को किसी भी अदारे के अंदर जो है वो चैलेंज या डिस्कस नहीं किया जा सकता। ओके, तो अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, व्हेन द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द नेशनल असेंबली, अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो फिर क्या होगा कि इलेक्शंस जो है टू बी हेल्ड नॉट लेटर देन 90 डेज। तो फिर 90 डेज से ज्यादा देर नहीं होगा, मतलब 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शंस होंगे। क्या इसके बाद इफ एट एनी टाइम द प्राइम मिनिस्टर कंसीडर इट नेसेसरी टू होल्ड अ रेफरेंडम, मतलब अगर तो जरूरत पड़ता है कि इस पर रेफरेंडम करवाना चाहिए, तो वो यस और नो में इस पर रेफरेंडम भी करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ज्यादातर डिक्टेटर्स करते हैं। और फिर वो जो सारा रेफरेंडम होगा उसका रिजल्ट कौन बनाएगा, मजलिस शोरा बनाएगी। ठीक है, एन एक्ट ऑफ मजलिस शोरा पार्लियामेंट में ले डाउन द प्रोसीजर for the holding of the referendum and compiling and consolidation of the result of the referendum। मतलब वो जो भी रेफरेंडम होगा उसका जो सारे उसका जो सारा रिजल्ट होगा वो पार्लियामेंट बनाएगी।
आर्टिकल नंबर 49 है। आर्टिकल नंबर 49 डील करता है चेयरमैन और द स्पीकर टू एक्ट एज टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। कि इफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट बिकम्स वेकेंट बाय द रीजन ऑफ डेथ, मतलब अगर किसी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या किसी और भी रीजन की वजह से, या वो रेजिग्नेशन दे जाता है प्रेसिडेंट और उसकी सीट खाली हो जाती है, तो इस केस में फिर प्रेसिडेंट कौन होगा? ठीक है। तो फिर इस केस में जो सेनेट का चेयरमैन है ना, वो फिर एज एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट चेयरमैन। ठीक है, फिर चेयरमैन आ जाएगा। चेयरमैन सेनेट एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट। इफ ही इज अनेबल टू परफॉर्म द फंक्शंस, अगर चेयरमैन भी नहीं ये फंक्शन परफॉर्म कर सकता, तो फिर कौन फंक्शन परफॉर्म करेगा? फिर फंक्शन परफॉर्म करेगा द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली शैल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट अंटिल अ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन अकॉर्डिंग्स विद। ठीक है। तो फिर जब तक प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता, तब तक नेशनल असेंबली का जो स्पीकर है वो एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है। कि अगर प्रेसिडेंट की सीट किसी भी वजह से वेकेंट हो जाती है, या वो रिमूवल हो जाता है, या उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर जो चेयरमैन है, ठीक है, चेयरमैन जो सेनेट है वो एक्ट करेंगे। लेकिन अगर वो भी किसी वजह से ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते या फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकते, तो फिर द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। And when the president, by the reasons of absence of Pakistan, is unable to perform his function, मतलब वही है कि व्हेन द प्रेसिडेंट, अगर कोई एब्सेंस है पाकिस्तान से, या कोई और काज है कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, तो फिर चेयरमैन, अगर वो चेयरमैन भी एब्सेंट है, तो फिर जो है ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट कौन होल्ड करेगा? द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। जब तक जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान ना आ जाए, या फिर कोई और जिस वजह से वो अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो अपने फंक्शन को दोबारा रिज्यूम नहीं कर लेता, तब तक स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली जो है वो उसको डील करेगी। लेकिन अगर कई केसेस में ऐसा होता है कि अगर स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली भी नहीं कर पाता ना, तो फिर रूल्स और प्रोसीजर है ना, उन्हें मद्देनजर रखते हुए किसी एमएनए से भी ये काम करवाया जा सकता है। ओके, तो ये आर्टिकल जो है चैप्टर 1 जो है, आर्टिकल नंबर 41 से लेकर 49, ये प्रेसिडेंट को डील करता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे द मजलिस शोरा, पार्लियामेंट को।